केरल एक ऐसा राज्य जहां आजादी के बाद से बीजेपी कभी सरकार नहीं बना, जहां वामपंथ और कांग्रेस की अदला बदली ही सत्ता की असली पहचान है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या 2026 का केरल चुनाव में एक नया इतिहास बनाने जा रहा है? पहले त्रिशूर से लोकसभा की जीत, उसके बाद तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का मेयर, फिर गृह मंत्री अमित शाह का दौरा और फिर प्रधानमंत्री मोदी का केरल पहुंचना, और इसके बाद एक बड़े स्थानीय उद्योगपति की एनडीए में और बीजेपी में एंट्री। क्या यह सब सिर्फ एक संयोग है या फिर यह बीजेपी के मिशन केरल का एक बिगुल बच चुका है? पिछले 10-15 दिनों के अंदर ही बीजेपी के दो सबसे बड़े नाम केरल पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। और इसका मतलब साफ है कि बीजेपी ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए केरल में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में जो सभा को संबोधित किया, वो एक सिर्फ रैली नहीं थी। वहां उससे पहले रोड शो भी आयोजित किया गया, कई अलग अलग कार्यक्रम हुए, कई बड़ी विकास परियोजनाओं की राज्य को सौगात भी दी गई, नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई गई, और सबसे बड़ी चीज ये रही कि एक राजनीतिक संदेश दिया। मोदी ने मंच से साफ तौर पे ये कहा कि अगर केरल को केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है तो डबल इंजन नहीं, अब ट्रिपल इंजन की सरकार होनी चाहिए। अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो केरल में बीजेपी का कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कई बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की हैं। 2024 में त्रिशूर लोकसभा सीट से सुरेश गोपी की जो जीत थी वो बीजेपी के लिहाज से ऐतिहासिक थी। पहली बार बीजेपी का सांसद वहां से जीता। इसके बाद लोकल बॉडी इलेक्शन में भी बीजेपी की एंट्री होती है और तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का मेयर बनता है। और स्थानीय निकाय चुनाव में भी कई जगह पर बीजेपी की ना सिर्फ सीटें आती हैं बल्कि कई जगह उसे सत्ता भी मिलती है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बीते 2 सालों के अंदर केरल के अंदर अब बीजेपी गांव-गांव तक पहुंचने लगी है और इसका असर भी दिखाई दिया। तिरुवनंतपुरम की रैली में मोदी ने अपने पहले मेयर वीवी सुरेश को गले लगाकर सीधे तौर पर यह संदेश दिया कि केरल में बीजेपी के लिए हर जीत स्पेशल है और वो सत्ता की तरफ जो दौड़ बीजेपी वहां लगाने की कोशिश कर रही है उसमें एक अहम पड़ाव भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तिरुवनंतपुरम की रैली के दौरान जो एक सबसे रोचक और सबसे बड़ा अचीवमेंट दिखाई दिया वो था साबू एम जैकब की उनके साथ में उपस्थिति। अब कौन है साबू एम जैकब? तो साबू एम जैकब वहाँ के यानी केरल के एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, किटेक्स ग्रुप के मालिक हैं, दुनिया की टॉप गारमेंट कंपनियों के सप्लायर भी हैं। वॉलमार्ट, अमेजॉन, कार्टर और मदर केयर जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ में जुड़े हुए हैं और लगभग 3,500 करोड़ रुपए का निवेश केरल के अंदर करना चाहते थे, लेकिन जब केरल की सरकार ने उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दी तो उन्होंने दूसरी जगह पे कर दिया। यानी कुल मिलाकर एक बड़े उद्योगपति है और उनकी पार्टी का नाम है 2020। और नाम जितना रोचक है उतनी ही रोचक इस पार्टी की राजनीतिक यात्रा भी रही है। लोकल बॉडी के जो इलेक्शन हुए हैं केरल के अंदर अभी, तो अर्नाकुलम और सेंट्रल केरल का जो इलाका है उसमें 20% से ज्यादा वोट प्राप्त किए हैं इस 2020 पार्टी ने। और इसी के बाद से जैकब एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत बन के उभरे हैं केरल की राजनीति के अंदर और अब बीजेपी के साथ में उनका गठजोड़ हो गया, यानी एनडीए में उनकी एंट्री हो गई और जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होने वाला है। तो कुल मिलाकर इकोनॉमी प्लस मिडिल क्लास वोटर प्लस इंडस्ट्रियलिस्ट, ये तीनों की जो एक तिकड़ी है ये बीजेपी के लिए एक नए समीकरण केरल के अंदर तैयार कर रही है। अब बात करते हैं बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की, क्योंकि बीजेपी को यह पता है कि केरल में अगर सत्ता हासिल करनी है तो हिंदू वोटों के अलावा और भी समुदायों को जोड़ना पड़ेगा। और केरल एक ऐसा बड़ा राज्य है जहां बीजेपी ने ईसाई वोटों के अंदर अपनी सेंधमारी शुरू की है। यानी कुल मिलाकर हिंदुत्व के एजेंडे की जगह सोशल बैलेंसिंग के मुद्दे के ऊपर बीजेपी केरल के अंदर उतर रही है। शशि थरूर को साधने की कोशिश की जा रही है, जॉर्ज कुरियन को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, सुरेश गोपी को भी मंत्री पद दिया गया और अब राजीव चंद्रशेखर को केरल में बीजेपी का बतौर चेहरा उतारा जा रहा है। अब राजीव चंद्रशेखर की खासियत क्या है? वो मलयाली बोल लेते हैं, टेक्नोक्रेट हैं, कन्नड़ मलयालम की भाषाओं के ऊपर भी उनकी अच्छी पकड़ है, नेमम सीट से उनकी मजबूत दावेदारी बताई जा रही है। कुल मिलाकर राजीव चंद्रशेखर को बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव के लिए बतौर सीएम प्रोजेक्ट कर सकती है, क्योंकि बीजेपी का यह मानना है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केरल में 19.24% वोट मिले थे। अब अगर सत्ता हासिल करनी है तो कम से कम 40% वोट होने चाहिए और 20% के आंकड़े को 40% तक पहुंचाना कोई मुश्किल नहीं है। पहले बीजेपी आसाम में भी ऐसा ही कुछ कर चुकी है, इसके अलावा त्रिपुरा में भी ऐसा ही कमाल बीजेपी ने किया था और अब गृह मंत्री अमित शाह ने अपने टारगेट पे केरल को ले रखा है। गृह मंत्री काम किस तरीके से कर रहे हैं? दरअसल केरल में सत्ता की जो चाबी है वो 2 बड़े समुदायों के पास में है, पहली नायर कम्युनिटी और दूसरी इजावा कम्युनिटी। ये दोनों कम्युनिटी जो हैं इनके मतदाता या इनके जो वोटर्स हैं या इनकी संख्या जो है वो केरल के हिंदू वोटर्स का कुल 70 से 80% आ जाती है।
अब केरल में हिंदू आबादी जो है वो लगभग 54-55% है, जिनमें से इजावा समुदाय करीब 23% आता है और नायर समुदाय 14 से 15% आता है। अगर अभी तक के इनकी लॉयल्टी की बात करें राजनीतिक, तो इजावा समुदाय जो है वो पारंपरिक रूप से लेफ्ट के साथ में जुड़ा हुआ रहा है, यानी एलडीएफ का वोटर रहा है। वहीं नायर कम्युनिटी यूडीएफ यानी कांग्रेस के साथ में जुड़ी हुई रही, लेकिन अब धीरे धीरे बीजेपी ने नायर कम्युनिटी के अंदर अपनी मजबूत पकड़ बनानी शुरू की है। तो इजावा और नायर ये दोनों कम्युनिटी मिलकर राज्य की कुल आबादी का तो 38% हो जाते हैं और हिंदू आबादी का लगभग 70 से 80% है। बीजेपी की कोशिश ये है कि इनसे जुड़ा जाए। इन दोनों कम्युनिटी के अंदर सबसे बड़े प्रभाव रखने वाले संगठन है एनएसएस और एसएनडीपी, और इन दोनों संगठनों की कितनी मजबूत स्थिति है वहां, ये इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोई भी सरकार हो, मुख्यमंत्री तक भी समर्थन के लिए इन दोनों संगठनों में अपनी हाजिरी लगाना नहीं चूकते हैं। और यही कारण है कि अब बीजेपी इन दोनों संगठनों के माध्यम से इजावा और नायर कम्युनिटी को अपने साथ में जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये दोनों कम्युनिटी बीजेपी के साथ में जुड़ती हैं तो बीजेपी का वोट शेयर 30 से ऊपर जाके लगभग 40% तक पहुंच सकता है और त्रिकोणीय मुकाबले में इतना वोट सरकार बनाने के लिए काफी होगा। तो क्या केरल में कमल खिलेगा? जवाब इसका यही है कि अगर आज नहीं तो नामुमकिन भी नहीं है। असम मॉडल की तरह बीजेपी केरल मॉडल पे काम कर रही है धीरे धीरे, लेकिन गहराई से वो इसकी सफलता का आनंद भी ले रही है। मोदी का दौरा हो या अमित शाह की रणनीति हो, सुरेश गोपी की जीत हो या मेयर की कुर्सी पर पहली बार कमल खिलना हो, 2020 पार्टी का साथ हो और नायर इजावा गणित को सफलतापूर्वक धरातल पे उतारने की क्षमता हो, ये सब इशारा कर रहे हैं कि केरल की राजनीति अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलने वाली है। जिस दिन नायर और इजावा कम्युनिटी बीजेपी के साथ कंसोलिडेट हो जाती हैं और जिस तरीके से ईसाई समुदाय में बीजेपी सेंधमारी कर रही है, अगर ये त्रिकोण बनता है उसे दिन केरल में कमल खिलना भी तय हो जाएगा।